आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे रोहिंग्यास के बारे में। वो भी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है। ठीक है, रोहिंग्यास भी न्यूज़ में है, उसके बाद भाषणचर आइलैंड ये भी न्यूज़ में है। तो हम लोकेशन भी देखेंगे, ज्योग्राफिकली भी हमको देखना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि ये आइलैंड कहाँ पर है, इसका लोकेशन क्या है। उसके बाद रोहिंग्यास के बारे में भी जानेंगे, इनको क्यों इस आइलैंड में भेजा जा रहा है और क्या मैटर है। ठीक है ना, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हम आज इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखो करंट न्यूज़ में क्या है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी न्यूज़ में ये आया है कि बांग्लादेश ने सेकेंड ग्रुप को, मतलब रोहिंग्या जो रिफ्यूजीज़ है बांग्लादेश में कैंप में, उसके सेकेंड ग्रुप को उन्होंने एक दूर दराज के आइलैंड में, रिमोट आइलैंड में भेज दिया है, रवाना कर दिया है। ठीक है ना, लेकिन कुछ ह्यूमन राइट्स ग्रुप इस पर कंसर्न दिखा रहे हैं कि भाई आपने क्यों भेजा है उनको। ठीक है, उनका मन नहीं था जाने का, आपने ज़बरदस्ती उनको क्यों भेजा है उस आइलैंड में, बहुत ज़्यादा दूर है वो आइलैंड। ठीक है, तो देखो हम इसको डिटेल में देखते हैं कि मैटर क्या है। ये तो करंट न्यूज़ में आया है। ठीक है, देखो भैया, इशू ये है कि 1800 करीब लोगों को, मतलब 1800 के करीब लोगों का एक ग्रुप बनाया गया है जो कि रिफ्यूजीज़ है। ठीक है, रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ है, इनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी डिटेल में। तो ये जो 1800 रिफ्यूजीज़ का ग्रुप है, इनको जो कॉक्सस बाज़ार में जो कैंप है, बांग्लादेश में कॉक्सस बाज़ार एक जगह है, वहाँ पर इनके लिए कैंप बनाया गया है। ठीक है ना, ये जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ है वो दूसरे देश से भागकर, म्यांमार साइड से भागकर यहाँ पर रिफ्यूजी की तरह रह रहे थे, तो इनके लिए कैंप बनाया गया था कॉक्सस बाज़ार में। तो वहीं से इनको रात में चित्तगोंग भेजा गया। उसके बाद चित्तगोंग से शिप्स के द्वारा उनको बे ऑफ बंगाल के थ्रू भाषणचर आइलैंड के लिए रवाना कर दिया गया। ठीक है, इससे पहले भी एक ग्रुप जा चुका है कुछ हज़ार लोगों का, अभी ये दूसरा ग्रुप था। ठीक है, टोटल कह रहे हैं कि कम से कम 1 लाख लोगों को उस भाषणचर आइलैंड में भेजा जाएगा इस कैंप से। ठीक है, ये कैंप कहाँ पर है, कॉक्सस बाज़ार में, जहाँ पे अभी करीब 1 लाख रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ रह रहे थे। ठीक है, तो इनको भाई वहाँ से अब कितने दिन कैंप में रखेंगे। ठीक है, बांग्लादेश की जो सरकार है उन्होंने सोचा कि कितने दिन इनको इस तरीके से कैंप में रखेंगे, इनको भी एक स्थायी जगह दे देनी चाहिए। तो वो लोग अब कहीं जाने के लायक नहीं है। ठीक है, रेफ्यूजी है, तो बांग्लादेश की सरकार ने सोचा कि इनको भाषणचर आइलैंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, वहाँ इनको बसाया जाए। ठीक है, लेकिन मैटर क्या फंस रहा है, क्यों ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों कंसर्न जता रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि भाषणचर आइलैंड जो है वो काफ़ी दूर है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी, बांग्लादेश का जो मेन लैंड है ना, उससे काफ़ी दूर है ये आइलैंड। ठीक है, समुंदर के बीच में है, तो काफ़ी दूर है। तो वहाँ पर अगर कोई डिज़ास्टर आता है, अगर फ्लड आ जाता है आइलैंड में, आइलैंड तो फ्लड प्रोन होते हैं। ठीक है, बहुत फ्लड आता है आइलैंड्स में क्योंकि चारों ओर से समुद्र से घिरे होते हैं। तो इनका ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का ये कहना है कि भाई अगर वहाँ फ्लड आ जाता है, कोई डिज़ास्टर हो जाता है, तो बांग्लादेश के मेन लैंड से आप लोग उनके लिए हेल्प कैसे भेजोगे जल्दी से जल्दी, है ना, क्योंकि वो आइलैंड बहुत दूर है, वहाँ पर अभी कोई सरकार तो है नहीं, बांग्लादेश के अंडर ही है वो आइलैंड, तो आप कैसे भेजोगे। इतनी दूर आप इनको भेज रहे हो, इनकी देखभाल वहाँ कौन करेगा, आप ऐसे ही इनको छोड़ दे रहे हो। अगर आपको इनको सेटल करना ही था तो कहीं अपने मेन लैंड के आसपास करते। ठीक है, इतनी दूर के आइलैंड में इनको क्यों भेज रहे हो। और उनका ये भी कहना है कि इन ग्रुप्स में से कुछ रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ की इच्छा भी नहीं है, मतलब उनके इच्छा के विरुद्ध उनको भेजा जा रहा है इस आइलैंड में। ठीक है, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, सब अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं, सब लोगों को हमने पूछा था, सबने कहा हाँ हम तैयार है जाने के लिए और स्वेच्छा से जा रहे हैं, किसी के बिना इच्छा के या फिर इच्छा के विरुद्ध हम उनको नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ये लोग अभी भी इसी कंसर्न में है कि क्यों इनको भेजा जा रहा है, इनको नहीं भेजा जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए वो अपोज कर रहे हैं बांग्लादेश सरकार के इस मूव को। ठीक है, अब देखो रोहिंग्याज है कौन। ठीक है, रोहिंग्याज जो है अब फिलहाल ये स्टेटलेस इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप है। ठीक है, इंडो आर्यंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, उन्हीं का एक ग्रुप है ये, जो कि इस्लाम को फॉलो करता है। ठीक है, मुस्लिम है, मुस्लिम ग्रुप है ये, और इनको रोहिंग्या बोल के बुलाते हैं। ठीक है, इस कम्युनिटी का नाम ही है रोहिंग्या। ठीक है, तो ये जो रोहिंग्या ग्रुप है ये कहाँ पे बेसिकली रहता था, म्यांमार में रहता था। म्यांमार का जो मैं दिखाऊंगी आपको, बॉर्डर में
एक जगह है रैखाइन, वहाँ पर ये रहता था। ठीक है, ये पूरा ग्रुप जो है ये वहाँ रहता था। और म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहते थे, म्यांमार में सबसे ज़्यादा आप सबको पता होगा कि मेजोरिटी किसकी है, बुद्धिज़्म लोगों की है। ठीक है, बुद्धिस्ट लोग वहाँ पर सबसे ज़्यादा रहते हैं और ये है मुस्लिम, इनमें और उनमें बनती नहीं थी। ठीक है, और ये रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ जो अब बन गए हैं, ये पहले बहुत पहले से म्यांमार में रहते थे, ये अभी की बात नहीं है, ये कई सालों से, कई मिलेनियल लॉन्ग हिस्ट्री है इनकी। ठीक है, वहाँ पर, लेकिन अब उनको वहाँ से भगा दिया गया है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी और यूनाइटेड नेशन ने इस माइनॉरिटी ग्रुप को, रोहिंग्यास को, मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी इन द वर्ल्ड घोषित किया हुआ है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन के हिसाब से ये जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ हैं, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा सताई हुई माइनॉरिटी ग्रुप है। ठीक है, इनके ऊपर दुनिया में जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं ना, जैसे उइघुर्स वगैरह हैं जो कि चाइना में मुस्लिम्स हैं, उनमें सब में मिलाकर ये रोहिंग्यास जो है, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। ठीक है, देखो प्रॉब्लम कब आई, जब म्यांमार में ये हज़ारों सालों से रह रहे थे ये रोहिंग्यास। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि म्यांमार के लोगों ने इनको वहाँ का मानने से मना कर दिया। उन्होंने रोहिंग्यास को बिल्कुल कहा कि ये यहाँ के है ही नहीं, हम नहीं मानते कि ये यहाँ के हैं। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स ने म्यांमार को, जो कि तब बर्मा था इंडिपेंडेंस से पहले, ब्रिटिशर्स ने म्यांमार को भी कॉलोनी बना ली थी। ठीक है ना, उसको भी ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने रोहिंग्यास को कहा था कि हम आपको ऑटोनोमस स्टेट देंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, वो कह रहे थे ब्रिटिशर्स कि आप हमारी मदद करो वर्ल्ड वॉर 2 में। भारत को भी उन्होंने कहा था कि आप हमारी मदद करो, आखिरी में जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ठीक है, बट ऐसा हो नहीं पाया, हम तो पूरी तरह से आज़ाद हो गए। ठीक है, तो देखो म्यांमार जब बर्मा था, जब ब्रिटिशर्स ने इसको कब्जा कर लिया था, तो जब रोहिंग्यास को इन्होंने कहा था कि आप हमारी हेल्प करो वर्ल्ड वॉर 2 में, हम आपको वर्ल्ड वॉर 2 में अगर आप हमारी हेल्प करोगे तो हम आपको क्या दे देंगे, ऑटोनोमस स्टेट दे देंगे आपके लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बर्मा के जो लोग थे उन्होंने कभी इनको माना ही नहीं कि ये वहाँ के हैं। ठीक है, म्यांमार आज़ाद कब हुआ, 1948 में, मतलब हम लोग आज़ाद हुए 1947, उसके जस्ट अगले साल ही म्यांमार भी आज़ाद हो गया ब्रिटिशर्स के चंगुल से। ठीक है, लेकिन म्यांमार की सरकार ने कभी इनको मुस्लिम स्टेट दिया ही नहीं, जिसके बारे में ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हमारी आप हेल्प करोगे वर्ल्ड वॉर 2 में तो हम आपको ऑटोनोमस स्टेट देंगे। बट जब म्यांमार आज़ाद हुआ तो इन लोगों को, ये जो मुस्लिम ग्रुप है रोहिंग्या, इनको म्यांमार के गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया। ठीक है ना, और उन्होंने इनको एक्नॉलेज भी नहीं किया, इनको माना ही नहीं, इनको अडॉप्ट ही नहीं किया। ठीक है, म्यांमार ने रोहिंग्या पीपल के अगेंस्ट हमेशा काम किया। जब म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो रोहिंग्या पीपल्स को उसमें से भी एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है, 1982 में म्यांमार ने एक सिटीजनशिप लॉ पास की, जिसमें उन्होंने सीधा कह दिया कि रोहिंग्या पीपल यहाँ के सिटीजन नहीं हैं। मतलब आप सोच सकते हो इनके साथ कितना गलत हुआ। हज़ारों सालों से ये लोग वहाँ रह रहे थे, इनके पूर्वज वहाँ रह रहे थे, फिर भी म्यांमार ने अपना नया सिटीजनशिप लॉ लाया 1982 में और सीधा सीधा घोषित कर दिया कि रोहिंग्या पीपल यहाँ के सिटीज़न नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन से भी इनको एक्सक्लूड कर दिया गया था, इनको कोई राइट नहीं मिला, ये नॉन सिटीजन्स बन गए वहाँ के। ठीक है, मतलब वहाँ के सिटीज़न है ही नहीं ये, तो रिफ्यूजी ही कहलाने लगे वहाँ पर भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार भी होते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको मारा पीटा जाता था, इनका मर्डर किया जाता था, इन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे। ऐसे ही यूनाइटेड नेशन ने तो नहीं कह दिया ना कि ये सबसे ज़्यादा परसिक्यूटेड ग्रुप है, माइनॉरिटी ग्रुप। देखो इतने सालों तक तो जो चला वो चला, म्यांमार के लोगों ने, मतलब सरकार ने, वहाँ की मिलिट्री ने इन पर बहुत अत्याचार किए। लेकिन 2017 में एक बहुत बड़ा वहाँ पर मैटर हो गया। क्या हुआ कि रोहिंग्या मिलिटेंट का एक ग्रुप जो था, मतलब रोहिंग्या के कुछ लोग थे, उन्होंने मिलकर म्यांमार की आर्मी पर अटैक कर दिया। ठीक है, ऐसा म्यांमार की आर्मी का कहना है। ठीक है, वहाँ के पुलिस पर्सनल्स का कहना है, ऐसा हुआ था या नहीं हमें तो नहीं मालूम, हमने तो नहीं देखा था।
तो उनका कहना है कि रोहिंग्या मिलिटेंट्स ने इन पर अटैक किया था, इसीलिए उन्होंने इनको काट दिया, चीर दिया, फाड़ दिया और ये लोग डर के मारे म्यांमार से भागने लगे। अगर आप रोहिंग्यास के उस मसैकर की 2017 के मसैकर की आपने अगर वीडियो देख ली तो आप मतलब गुस्से से वो हो जाओगे, ठीक है ना। इतनी बुरी तरीके से इनको मारा काटा गया था, ये लोग वहाँ से भाग गए, ठीक है, 2017 में ही। और ये लोग कहाँ गए, सबसे जो सटा हुआ म्यांमार से जो जगह है वो बांग्लादेश है, ठीक है, तो बांग्लादेश में ये घुस गए। तभी से ये बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में इनके लिए कैंप बनाया गया, हमने भी इनके लिए काफ़ी मदद करी। इनके लिए हमारी भारत सरकार ने रैखाइन स्टेट में कुछ 250 या 150 घर भी बनवाए थे, ठीक है ना। अभी भी जो कुछ एक रोहिंग्याज वहाँ पे रहते हैं वो लोग उन लोगों के लिए बनाए थे, ठीक है। पता नहीं अब क्या है वहाँ का सीन, बट ये लोग कहाँ आ गए, बांग्लादेश में तब से आ गए और तब से ही ये बांग्लादेश में रिफ्यूजी की तरह कैंप में रह रहे हैं, ठीक है। अब मैप में देखो, ये है रैखाइन स्टेट, ये जो रेड कलर से जो मार्क किया हुआ है म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ से ये लोगों ने, जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगा 2017 में, ये इस रैखाइन स्टेट जो कि म्यांमार के अंडर आता है, यहाँ से भाग के कहाँ चले गए, बांग्लादेश में घुस गए, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा ये ऑरेंज कलर से कॉक्सेस बाज़ार लिखा है, वो बिल्कुल लगता है, ठीक है, मतलब बॉर्डर उसका सटा हुआ है रैखाइन स्टेट से म्यांमार के, ठीक है। तो ये लोग रैखाइन स्टेट से सीधे घुसे बांग्लादेश और कहाँ पर बस गए, कॉक्सेस बाज़ार में कैंप में ये लोग बस गए, ठीक है। इनकी हालत ऐसी है कि ये म्यांमार में भी रिफ्यूजी कहलाते हैं, नॉन सिटीजन कहलाते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स कहलाते हैं, और ये बांग्लादेश में भी रिफ्यूजी ही है, ठीक है। मतलब स्टेटलेस लोग हैं, इनके पास कोई भी परमानेंट जगह नहीं है, ठीक है। अब अपन लोग थोड़ा सा देख लेते हैं भाषणचर आइलैंड के बारे में, जो कि ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। देखो, भाषणचर आइलैंड का दूसरा नाम भी है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है चारपिया आइलैंड, और ये जो आइलैंड है ये बांग्लादेश का ही है, ठीक है। उसके बाद ये जो आइलैंड है ये बना कब, ये बहुत पुराना आइलैंड नहीं है, ये हिमालयन सिल्ट से बना है 2006 में, अभी से सिर्फ 20 साल पहले ही आइलैंड बना है, ठीक है ना। इसको बने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इसलिए भी कुछ लोग ये कह रहे हैं, कंसर्न जता रहे हैं कि इतने नए आइलैंड में बिना कुछ सोचे समझे आप लोग इन रिफ्यूजीज़ को क्यों वहाँ सेटल कर रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा खतरा पैदा करेगा, ठीक है। ये जो आइलैंड है, सबसे मेन बात क्या है, ये जून से सितंबर के बीच में एनुअली हर साल अंडर वाटर रहता है, मतलब पानी के अंदर हो जाता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जून से सितंबर के बीच में, मतलब जब बारिश का महीना वहाँ पर रहता है, ठीक है, मॉनसून के टाइम। और फ्लड फेंसेस भी वहाँ पर नहीं है, मतलब फ्लड से बचने के लिए कोई बाउंड्री भी नहीं है उस आइलैंड में, ठीक है। 2015 में बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने ये सजेस्ट किया था कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को इस आइलैंड में सेटल किया जाए, ठीक है। पहले भी वहाँ से भाग के जो आए थे ना, 2017 से पहले भी जो रिफ्यूजीज़ म्यांमार से भाग के आए थे बांग्लादेश, उनके लिए बांग्लादेश सरकार ने 2015 में ही ये डिसीजन ले लिया था, ठीक है। उनका एक प्रोजेक्ट है आश्रयन प्रोजेक्ट, उसके तहत उन्होंने कह दिया था, ठीक है। ये जो प्रपोजल था इसको यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी ने कैरेक्टराइज किया एज लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, यूनाइटेड नेशन ने इस प्रपोजल को, इनको यहाँ शिफ्ट करने के प्रपोजल को लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग बताया। देखो, भाषणचर एक तो फ्लड प्रोन आइलैंड है, मतलब वहाँ इतनी ज़्यादा बाढ़ आती है, ठीक है, वो डूबा ही रहता है आधे टाइम तो, ठीक है। उसके बाद वो सिर्फ 20 साल पहले ही बना है वो आइलैंड, ज़्यादा पुराना आइलैंड नहीं है, और इतने सारे रोहिंग्यास को वहाँ पर ठूसा जाएगा तो वो आइलैंड इतना बड़ा भी नहीं है कि इतने लाखों लोगों को झेल ले, ठीक है। उसके बाद ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ हो जाएगा कि मतलब लोग काम करेंगे कि क्या करेंगे, वहाँ रहने की भी जगह ठीक से बन नहीं पाएगी, ठीक है। इनको बांग्लादेश सरकार की तरफ से सेटल तो किया जा रहा है इस भाषणचर आइलैंड में, बट कंसर्न्स भी है कि भाई सेटल होने के बाद इन पे जब कोई प्रॉब्लम आएगी, जब साइक्लोन वगैरह आएगा, फ्लड आएंगे, तब इनकी हेल्प जल्दी से जल्दी कैसे की
जाएगी, ये तो इतना दूर है ये आइलैंड बांग्लादेश के मेन लैंड से, कैसे इन तक हेल्प पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ कंसर्न्स है, बट अभी तो इनको शिफ्ट किया ही जा रहा है, ट्रांसफ़र किया ही जा रहा है कॉक्सेस बाज़ार से डायरेक्टली वहाँ भाषणचर आइलैंड में। तो इसीलिए ये जो टॉपिक था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अभी अभी जो दूसरा ग्रुप है इसको भेजा गया है वहाँ पर, ठीक है, उस आइलैंड में रवाना किया गया है। तो हमने डिटेल में आज का जो टॉपिक था वो देख लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।